नमस्कार सभी को। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 9 सितंबर को जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, उसमें धनखड़ साहब की क्या भूमिका है? आखिर धनखड़ साहब हटाए क्यों गए? क्यों कभी आरएसएस का एकलव्य खुद को बताने वाले मोदी और अमित शाह की नज़रों में चुभने लगे? कौन-सी एक मुलाकात थी, एक मीटिंग थी जिसने धनखड़ साहब से उनकी कुर्सी छीन ली? और सबसे बड़ी बात, खबरें ये आ रही हैं कि धनखड़ साहब एक बार फिर से एक्टिव हुए हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि एनडीए के उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति बनने से रोका जाए। तो क्या कुछ बातें निकल के सामने आई हैं? आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है 9 सितंबर को भारत में एक बड़ा राजनीतिक इवेंट होगा, उपराष्ट्रपति का निर्णायक चुनाव होगा। लेकिन इस चुनाव से पहले ही सत्ता के गलियारों में या आप ये कह लीजिए कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बीजेपी के सहयोगी दलों में जो असंतोष की आवाजें उठ रही हैं और चौंकाने वाली बात तो ये है कि उन्हें उकसाया जा रहा है और उकसाने का काम विपक्ष नहीं कर रहा है, बल्कि एनडीए के अंदर से ही हो रहा है। और उसमें एक नाम जो कभी मोदी जी के बहुत करीबी रहे, बहुत भरोसेमंद रहे, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भी है। यानी जो जगदीप धनखड़ कभी मोदी शाह की पसंद से उपराष्ट्रपति बने थे, आज उन्हीं के खिलाफ खड़े होते दिख रहे हैं। हालांकि ये कहानी एक दिन में शुरू नहीं हुई है और उनके उपराष्ट्रपति पद से हटने के बाद नहीं शुरू हुई है, बल्कि उससे कई हफ्ते पहले ही शुरू हो गई थी। कितनी सारी तस्वीरें आ रही थी जिसमें धनखड़ साहब कभी अरविंद केजरीवाल से, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे से, तो कभी चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश से मिल रहे थे। और ये उनका हौसला ही था कि ये सब बिल्कुल मोदी और शाह के नाक के नीचे चल रहा था। मतलब जगदीप धनखड़ साहब अपने आधिकारिक उपराष्ट्रपति बंगले पे इन सब से मिल रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे। तो जाहिर सी बात है ये मुलाकात मोदी सरकार को गवारा तो नहीं गुजरने वाली थी। और फिर जब कहीं आग होती है तो धीरे धीरे धुआं भी उठना शुरू होता है। कई रिपोर्ट्स ये भी आई कि धनखड़ साहब ने नारा लोकेश यानी चंद्रबाबू नायडू के बेटे से ये कहा कि अब अवसर है, आप अपने पापा को समझाइए, विपक्ष के साथ तालमेल बनाइए। मतलब आप समझ रहे हैं, धनखड़ साहब सत्ता परिवर्तन और विपक्षी गठजोड़ की संभावनाएं तलाश रहे थे, यानी मोदी जी को कुर्सी से हटाने की कोशिशें कर रहे थे। ऐसी रिपोर्ट जो है वो बाहर आना शुरू हुई। और फिर क्या था, 3 हफ्तों के अंदर धनखड़ साहब को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। तो सवाल ये है कि धनखड़ साहब अब कहाँ पे खड़े हैं, उनका क्या स्टैंड है, क्योंकि इस्तीफा देने के बाद से वो मीडिया के सामने तो आए नहीं। और अब खबर ये आ रही है कि वो साउथ दिल्ली के छतरपुर एनक्लेव में चौटाला परिवार के फार्म हाउस में रह रहे हैं। वहां से वो लगातार मुलाकातें भी कर रहे हैं, रणनीतियां बना रहे हैं और स्पष्ट रूप से ये कोशिश कर रहे हैं कि 9 सितंबर के चुनाव में मोदी के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन को किसी तरीके से रोका जाए। यानी धनखड़ साहब ये चाहते हैं कि उनकी पुरानी कुर्सी पे बीजेपी का उम्मीदवार ना बैठे, बल्कि विपक्ष के खेमे से जो जस्टिस रेड्डी हैं उनको बैठाया जाए। अब ये संभव होगा या नहीं, या ये सब बस अटकलें रह जाएंगी, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो साफ है, धनखड़ साहब के जिस तरीके से एक्टिव होने की खबरें आ रही हैं और जितना उनकी नाराजगी है और जिस तरीके का धनखड़ साहब का व्यक्तित्व है, वो चुप रहने वाले इंसानों में से है नहीं। अपने मन की बात वो मीडिया के सामने आज नहीं तो कल रखेंगे। और जब ऐसा होगा तब ये बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात होगी कि किस तरीके से उनको हटाया गया। वो इस्तीफा देने राष्ट्रपति भवन गए भी थे या इस्तीफा उनका किसी और ने ही लिख के उसको पब्लिश किया। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो धनखड़ साहब के अंदर हैं, वो जब बाहर आएंगी तो इससे मोदी सरकार की बहुत ज्यादा किरकिरी होना तय है। क्योंकि जिस तरीके से धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ है, इससे मोदी सरकार को ऑलरेडी बैकफुट पे आना पड़ा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी ये मैसेज जा रहा है कि भारत जैसा जो लोकतांत्रिक देश है, वहां पे उनके उपराष्ट्रपति को कठपुतली की तरह स्वतंत्र काम नहीं करने दिया जाता और जब चाहते हैं प्रधानमंत्री एक झटके में उनको हटा देते हैं। तो मोदी सरकार का तो जो हो रहा है हो ही रहा है, इससे देश की इमेज को, देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अब जाहिर सी बात है धनखड़ साहब के अंदर प्रतिशोध की भावना भी होगी और लगातार वो कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि विपक्ष की जितनी हो सके मदद किया जाए, राजनीतिक समीकरण को बदला जाए। बहरहाल फिलहाल तो वो अपने लिए एक नई राजनीतिक ग्राउंड को, नए राजनीतिक जमीन को तलाश रहे हैं। अपने पुराने हरियाणा राजस्थान नेटवर्क को मजबूत करने में जुटे हैं। चौटाला परिवार, जाट राजनीति और कांग्रेस के कुछ नेताओं से लगातार वो टच में हैं। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में जो उनकी नाराजगी है और जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन के मिशन में वो लगे हैं, इसमें उनको कामयाबी मिलेगी या 9 सितंबर को सारी उम्मीदें ढह जाएंगी? क्योंकि बात केवल जगदीप धनखड़ की नहीं है, बहुत सारे ऐसे खेमे बीजेपी में तैयार हो रहे हैं जो मोदी और शाह से असंतुष्ट हैं। और क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो सीक्रेट वोटिंग से होता है, मतलब कौन किसको वोट दे रहा है ये किसी को नहीं पता होता। यहाँ पे कोई व्हिप का रूल नहीं होता है। बीजेपी का कैंडिडेट भी, बीजेपी का जो सांसद है वो भी क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के खेमे में, इंडिया गठबंधन के खेमे में कर सकता है। और ये डर जो है वो मोदी और शाह के अंदर भी होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि क्रॉस वोटिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा वोट इधर उधर ना हो, केवल 10-15 वोट भी इधर उधर हो जाता है, तो फिर बीजेपी के खिलाफ, मोदी की गवर्नमेंट के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम से, खासकर धनखड़ साहब के कॉन्टेक्स्ट में, आप ये समझो कि राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। क्योंकि धनखड़ साहब ने मोदी जी की वफादारी दिखाते हुए संविधान की कितनी धज्जियां उड़ाई हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। उपराष्ट्रपति के कुर्सी पे बैठे हुए
धनखड़ साहब अपने आप को आरएसएस का एकलव्य बताते फिरते थे और आज कोशिश इनकी ये है कि किसी तरीके से जितना भी हो सके मोदी गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया जाए। वैसे अब मेरा सवाल ये है आपसे कि आपको क्या लगता है इस बार जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, इसमें मोदी जी अपने कैंडिडेट को आसानी से जिता लेंगे या एक बड़ा झटका उनको लगने वाला है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।